Assalamualaikum. My name is Dr. Minahil and I'm working as a physiotherapist at Global Special School for Children Development. आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इश्यूज। कोऑर्डिनेशन बॉडी की एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि सारी तरतीब से दी जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई टेबल से मुझे कप उठा कर दे दे, तो वो कप उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा और साथ साथ अपनी ट्रंक को भी आगे बढ़ाएगा और फिर कप उठाकर वापस पीछे की तरफ जाएगा। ये एक कोऑर्डिनेशन है कि बॉडी का हर पार्ट जो है वो एक दूसरे के हिसाब से तरतीब में काम कर रहा है। इसी तरह बैलेंसिंग ये है कि अगर मैं अभी इस तरह बैठी हुई हूँ और ना ही इधर की तरफ झुक रही हूँ ना ही इधर की तरफ झुक रही हूँ, बल्कि एक जगह बैठी हुई हूँ, तो ये मेरी बैलेंसिंग है। उसके अलावा फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग के इश्यूज आते क्यों हैं? ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। अगर इसकी डैमेज हो जाए तो जो है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में डिस्टर्बेंस आती है। इसके साथ साथ एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल से भी ये पार्ट डैमेज होता है। फालिज का हो जाए तो भी जो है ये ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाता है और कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग के इश्यूज आते हैं। इसके अलावा ब्रेन का एक और डिसऑर्डर है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग के इश्यूज डेवलप होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन ई की डेफिशिएंसी और कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज लेवल का लो रहना भी जो है वो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के इश्यूज आते हैं तो किस किस्म के सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं? सबसे पहले एटेक्सिया यानी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने की तरफ आएगी। पेशेंट जो है वो जब स्टेप्स लेगा, कदम उठाएगा तो वाइड स्टेप्स लेगा, बड़े बड़े कदम उठाएगा, नॉर्मल कदम नहीं उठाएगा। इसके अलावा डिसमेट्रिया होगा। डिसमेट्रिया क्या होता है कि पेशेंट को अगर आप कोई चीज़ उठाने के लिए कहेंगे तो वो डायरेक्ट उस पॉइंट की तरफ रीच नहीं करेगा। कभी जो है वो बहुत ज़्यादा राइट की तरफ चले जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर आप पेशेंट को कभी कहेंगे कि अपने नोज़ से मेरे नोज़ को टच करे तो वो नोज़ टू नोज़ टच करते हुए भी कभी राइट की तरफ ज़्यादा चले जाएगा, कभी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा चले जाएगा या कभी लिप्स की तरफ हाथ रखेगा। ये होता है डिसमेट्रिया। इसके अलावा जो है फिर निस्टैग्मस दिखाई देता है, जैसे आंखों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आंखें कॉन्स्टेंटली हिलती रहती हैं, या तो राइट की तरफ बहुत ज़्यादा हिलेंगी या तो लेफ्ट की तरफ बहुत ज़्यादा हिलेंगी, और ऐसे पेशेंट्स में आई इश्यूज भी डेवलप होते हैं। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के इश्यूज के साथ सफरिंग लोगों के अंदर जो है वो ट्रेमर्स यानी शिवरिंग भी जो है वो बहुत कॉमनली पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हुए थरथरा रहे हैं, उनकी वीकनेस है, ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया जो कि ये कंट्रोल करता है कि कौन सी मूवमेंट कितने लेवल तक और कब कब होगी। कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग इश्यूज के साथ जो लोग आ रहे होते हैं उनकी स्पीच में भी अल्टीमेटली इशू आता है। वो इसलिए क्योंकि वो मसल्स मुंह के जो कि स्पीच को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो भी वीकेंड हो जाते हैं। ब्रेन उनको भी क्योंकि कंट्रोल कर रहा होता है और नॉर्मली कंट्रोल ना होने की वजह से स्लर्ड स्पीच आती है। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को अटेन करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएं जो कि थोड़ी सी पेशेंट के लिए हार्ड होंगी, मगर अल्टीमेटली उनके मसल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए और बॉडी में एक बैलेंस पोस्चर डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होंगी। जैसे कि हम अपने पेशेंट को जो है वो वॉल स्टैंडिंग करवाएंगे और उसके बाद उसको कहेंगे कि वो अपनी एक टांग जो है वो दीवार के साथ जोड़े और एक टांग जो है वो ज़मीन पे रखे। ये एक्टिविटीज़ पेशेंट के लिए परफॉर्म करवाना थोड़ी मुश्किल होंगी क्योंकि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से चांसेस ऑफ फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम स्लोली एंड स्टेडीली जो है वो अपने पेशेंट को बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसके अलावा फिर हम अपने पेशेंट को बताएंगे कि वो वॉल के साथ खड़ा होकर 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट ले। ठीक है, पहले राइट पाँव जो है वो राइट की तरफ रखे, फिर लेफ्ट पाँव जो है वो राइट की तरफ लेके जाए और उस दौरान जो है वो वॉल की तरफ ही खड़ा रहे। इसी तरह फिर हम उसको कहेंगे वो 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ले। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग का इशू इस कदर है कि वो स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो सकते, फिर ऐसे पेशेंट से हम लोग कन्फाइंड स्टैंडिंग करवाते हैं। कन्फाइंड स्टैंडिंग में हम क्या करवाते हैं कि हम एक या तो जो है वो वॉकिंग स्टैंड या फिर जो है वो एक स्टैंडिंग फ्रेम के अंदर जो है वो अपने पेशेंट को फिक्स कर देते हैं और उसको कहते हैं कि अब वो इसके अंदर खड़ा रहे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम अपने पेशेंट को जो है वो कन्फाइंड स्टैंडिंग करवाएंगे, एक चीज़ के बीच में खड़ा करवाएंगे, एक तो ये कि डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका पेशेंट जो है वो किस कदर बेहतरी की तरफ जा रहा है। दूसरा ये कि पेशेंट के फॉल के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे जैसे बेहतरी की तरफ आई जाए हम उनकी गेट ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे, मतलब उनको चलाना सिखाएंगे। ऐसे में क्या है कि हम लोग जो है वो कॉन्स यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स को एक प्लेस में रख कर जो है और फिर पेशेंट को गाइड किया जाए कि वो पहले फर्स्ट कॉन की तरफ जंप करके आए, फिर सेकंड कॉन की तरफ, फिर थर्ड कॉन की तरफ एंड सो ऑन। इसी तरह जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेशेंट को हार्ड एक्सरसाइजेज की तरफ लेके जाया जाए जो कि उसकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग के लिए जो है वो टफ हो और थोड़ी चैलेंजिंग हो।
साथ साथ पेशेंट को सिट टू स्टैंड और स्टैंड टू सिट एक्सरसाइजेस करवाई जाए और कोशिश की जाए कि इसको ऐसे सरफेस पे करवाया जाए जो कि थोड़ा इम्बैलेंस सरफेस हो, जैसे कि जिम वॉल पे करवा लिया जाए या फिर ऐसे मैट्रेस पे करवाया जाए जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ताकि जो है वो पेशेंट के अंदर बैलेंसिंग सेंस डिवेलप हो। चूँकि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज ब्रेन के पार्ट की डैमेज की वजह से आते हैं, इसलिए रिकवरी मोस्ट प्रोबेबली स्लो होती है और कंप्लीट नहीं होती। और ऐसा है कि हम लोग इस रिकवरी को इस तरह से डील करते हैं कि हम पेशेंट को मज़ीद डिटेरियोरेशन की तरफ या मज़ीद ख़राबी की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि एक नियर टू नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाया जाए, या फिर जिस खराबी के साथ पेशेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो उधर तक ही रहे, मज़ीद खराबियाँ ना पैदा हों।